रूस की सीमा के करीब हिंसा से जूझ रहे यूक्रेन में मलेशियाई एयरलाइंस विमान हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। 298 मुसाफिरों की मौत के लिए यूक्रेन ने रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया है, मगर विद्रोही इसके लिए यूक्रेन सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। मलेशिया समेत कई देशों ने इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। भारत के साथ कई मुल्कों ने इस हादसे पर अफसोस जताया है। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम से 298 लोगों को लेकर मलेशियाई एयरलाइंस के बोइंग 777 ने कुआलालंपुर के लिए उड़ान भरी, लेकिन उड़ान के चंद घंटों बाद इसका संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया और कुछ देर बाद इस दर्दनाक हादसे की खबर आई। और शुरुआत में इसका जिम्मेदार यूक्रेन के सीमाई इलाके डोनेत्स्क में रूस समर्थक विद्रोहियों को ठहराया गया। हादसे के फौरन बाद स्थानीय अधिकारी तो मौके पर पहुंच गए। कई देशों ने भी अपने जांच दल रवाना कर दिए। इस बीच विमान के मलबे से ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। मलेशिया ने इस हमले की निंदा करते हुए इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की है। Contravene international law and be an outrage against human decency. Malaysia condemns any such action in the strongest possible terms and calls for those responsible to be swiftly brought to justice. मलेशिया एयरलाइंस के इस विमान में 298 मुसाफिर थे। इनमें सबसे ज्यादा नीदरलैंड्स के 154, मलेशिया के 43, ऑस्ट्रेलिया के 27, इंडोनेशिया के 12 और ब्रिटेन के 9 नागरिक थे। साथ ही जर्मनी और बेल्जियम के 4-4, फिलीपींस के 3 और कनाडा का भी एक नागरिक इस विमान में सवार था। यूक्रेन के प्रधानमंत्री एरसेनी यात्सेनियुक ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहयोग मांगा है, जिससे दोषियों को सजा दिलाई जा सके। We ask all respective governments to participate in this investigation and to support the Ukrainian government to bring to justice all these who committed this international crime. This is the crime against humanity. All red lines have been already crossed. This is the deadline. इस हादसे को लेकर रूस के समर्थन वाले यूक्रेन के विद्रोहियों पर उंगली उठी है। हालांकि विद्रोहियों ने इसके लिए यूरोप के समर्थन वाले यूक्रेन प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच रूस ने साफ कह दिया कि इस हादसे से उसका कोई लेना देना नहीं है। 17 июля средства противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации в данном районе не работали. В востоке Украины. И, безусловно, государство, над территорией которого это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию. अमेरिका, ब्रिटेन और कई देशों के साथ भारत ने भी इस घटना पर अफसोस जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि हमारी प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिनके लोगों के इस हादसे में जान गई। दुख के समय में भारत उन परिवारों के साथ है। भारत के साथ कई देशों ने इस घटना के बाद यूक्रेन के हवाई रास्तों का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। साथ ही अब तमाम मुल्क यूक्रेन में युद्ध विराम के साथ निष्पक्ष जांच पर जोर दे रहे हैं। Es geht jetzt darum, dass schnellstmöglich eine unabhängige Untersuchung eingeleitet wird. Dazu ist ein Waffenstillstand notwendig und es ist dann natürlich wichtig, dass auch Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden. Es gibt sehr, sehr viele Indizien dafür, dass es sich um einen Abschuss handelt des Flugzeugs und deshalb müssen wir die Dinge sehr, sehr ernst nehmen. That is our first priority, and I've directed my national security team to stay in close contact with the Ukrainian government. The United States will offer any assistance we can to help determine what happened and why. दुनिया में यात्री विमानों पर हमले की ये पहली घटना नहीं है। 21 फरवरी 1973 को इजरायल के लड़ाकू विमानों ने लीबियन एयरलाइंस का यात्री विमान मार गिराया। सितंबर 1983 में कोरियन एयरलाइंस के विमान को सोवियत संघ के लड़ाकू विमानों ने गिरा डाला, जिसमें 260 से ज्यादा लोग मारे गए। जुलाई 1988 में ईरान एयर के विमान को अमेरिकी फौज ने लड़ाकू विमान समझा और उसे मार गिराया। इसमें 290 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। माना यही गया कि ये घटनाएं गलतफहमी और सूचनाओं की कमी के चलते हुई, मगर मलेशिया के लिए तो ये 4.5 महीने के भीतर दूसरा झटका है। इससे पहले 8 मार्च को मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी, मगर उसके बाद से उस विमान का आज तक कोई सुराग नहीं लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
तो यूक्रेन की ओर से बयान आया है कि उसका कोई हाथ नहीं है। उधर विद्रोही गुटों ने भी साफ कर दिया है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ क्या गलत जानकारी या फिर गलतफहमी के चलते हुआ या एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। बातचीत करेंगे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जिनका मैं परिचय करा दूं। राजीव सीकरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए से। राजीव सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमांडर रिटायर्ड BS सिवाज साहब, जो कि कन्वीनर हैं एविएशन सेफ्टी से। सिवाज साहब, स्वागत है आपका। हमारे साथ अतुल अनेजा साहब हैं, जो कि एसोसिएट एडिटर हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स द हिंदू से। सर, स्वागत है। और एविएशन सेक्टर से हमारे साथ मौजूद हैं कानू गोहेन साहब, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं सिविल एविएशन से। कानू सर, स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा अतुल जी आपसे कि जिस तरीके की खबरें आई हैं, अगर मैं यूक्रेन, विद्रोही गुटों और रशिया की बात करूं, तीनों ही सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर से यह है कि युद्ध विराम हो और फिर निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच हो। असल में शुरुआती ये जो तमाम घटनाक्रम हैं, ये किस तरीके के संकेत दे रहे हैं? देखिए, इसकी बहुत ब्रॉड और बड़ी इम्प्लीकेशंस है ये जो हादसा हुआ है। सबसे पहले अगर इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये तब हो रहा है जब रूस और वेस्टर्न कैंप अमेरिका जो लीड कर रहा है उसके बीच में तनाव बढ़ा और एक तरह की शीतलहर फिर से जाग रही है। ये हमने देखा लिबिया के इंसिडेंट के बाद 2011 में जब गद्दाफी की असैसिनेशन हुई, उसके बाद जो है वोटिंग पैटर्न जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में वो चेंज हुआ है और आपसी जो संबंध है रूस और अमेरिका के खासकर उसमें बहुत खटाई आई है। और ये बढ़ा है जब यूक्रेन का इंसिडेंट हुआ। ये अब जो तीसरा जो इंसिडेंट ये आज का हुआ है, ये कल जो हुआ है, ये इसी ब्रॉड फ्रेमवर्क में आता है। ये जो शीतलहर एक तरह से जो बन रही है उसमें और तेज़ी आई है। तो एक तो लार्जर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये कोल्ड वॉर ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर आप इसको रीजनल और लोकल लेवल मलेशिया की तरफ से देखें तो ये दूसरा झटका है और उनकी टूरिज़्म इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, एयरलाइंस इफेक्ट होगी और नेशनल मोराल जो मलेशिया का है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो इस तरह से ये दोनों लेवल्स पे देखा जाए तो ये एक लोकलाइज एविएशन इंसिडेंट नहीं है, एक बड़ा पॉलिटिकल इंसिडेंट है। पॉलिटिकल इंसिडेंट है। कानू गोहेन साहब, क्या आप कुछ समझा पाएंगे कि असल में जिस तरीके के इस हादसे को देखा जा रहा है और उस अगर वायुसीमा की बात करूं, उस एरिया की बात करूं जहां पर ये पूरा हादसा आता है सामने, किस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस वहां पर नजर आते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर, अंतर्राष्ट्रीय अगर रूल्स को देखें, समझने की कोशिश करें, और इस पूरे हादसे के बाद जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि उस एयर स्पेस का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन क्या इसे सिर्फ वहीं तक सीमित देखा जाए या इससे परे कुछ और भी है? देखिए, जैसा सुबह से जैसा मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है, इंटरनेशनल प्रेस भी जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं, इसमें ये समझा जाता है कि जहाज को, एक सिविलियन जहाज को किसी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से इसको मार गिराया गया है, क्योंकि मलेशियन एयरलाइंस की स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि जहाज जब उड़न भर रहा था कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं था। दूसरी चीज ये दिखाया जा रहा है टीवी में, इंटरनेशनल मीडिया में, कि बहुत बड़ा एक आग जला, धुआं निकला, जो डेड बॉडीज है वो काफी दूर तक म्यूटिलेटेड कंडीशन में पड़ा है। अभी दूसरी तरफ से जैसा आपकी एक गेस्ट ने बताया है, ये एक डिस्टर्ब्ड एरिया है। हम इसको कोल्ड वॉर कहे या कॉन्फ्लिक्ट जोन कहे, तो यूक्रेनियन एयर स्पेस का ऊपर जिम्मेदारी यूक्रेन की होती है, लेकिन जो रिबेल्स है, जो एंटी यूक्रेन फोर्सेस है, वो साउथ ईस्ट ऑफ यूक्रेन में अपना घाटी बनाया रखा है। तो इस तरफ की एक डिस्टर्ब सिचुएशन में यूक्रेन किस तरफ से अपने एयर स्पेस को इंटरनेशनल ट्रैफिक को दिया है समझ में नहीं आता है। जबकि ना ये बताया गया है कि FAA अमेरिकन की जो रेगुलेटर है, उन्होंने अपनी जहाजों को इस एयर स्पेस को अवॉइड करने दिया है। हम ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल एविएशन सिनेरियो में जहां पर इकाओ की ये थोड़ा ओवरसाइट होती है, क्यों इकाओ ने
इस तरफ के कॉन्फ्लिक्ट जोन में अगर कुछ इंटेलिजेंस गैदर करके बाकी देशों की एयरलाइंस को ये कॉशन नहीं दिया है, ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट नहीं किया है कि इस जगह पर डिस्टर्ब्ड है, सावधानी बढ़ाई जाए। अभी जांच होना है, जांच से पता लगेगा क्या ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है या क्या ये जहाज जो कि 10 किलोमीटर ऊपर उड़ान भर रहा था, क्या कोई अपना रूट से डेविएट किया है। जी, मैं कानून साहब, मैं इस पर आऊंगा, समझने की कोशिश करूंगा आपसे कि अगर रूट डेविएट होता है या फिर विदाउट इंफॉर्मेशन जो ब्रीचिंग जिसे कहा जाता है एयरस्पेस का वो कर रहे हैं, तब किस तरह के फॉर्मेलिटीज के बाद इस तरह के हमले की गुंजाइश होती है। लेकिन उससे पहले सिवाज साहब, जो ये पूरा मसला दिख रहा है, दो बातें कही जा रही है कि मिस इन्फॉर्मेशन के बाद इस तरह की हादसे की बात, या फिर एक बड़ी साजिश। अगर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय इलाके में वायु सीमा का उल्लंघन होता है तो किस तरीके से वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम या फिर जो अलर्ट पर आता है या फिर कार्रवाई करता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है? क्या वाकई है कि किसी भी तरीके से इत्तला दिए सीधे अटैक कर देना? देखिए, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में कोई सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है। ये रूटीन फ्लाइट्स हैं जिनका रूट है, प्री डिटरमिन्ड रूट है, उसी रूट के अंदर जो है सब जहाज चलते हैं और उनको उनकी परमिशन होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में क्योंकि ये थोड़ा डिस्टर्ब्ड एरिया है, वॉर जोन कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन कह सकते हैं, तो रिस्ट्रिक्ट एरिया बनाया गया था कि 32,000 ग्राउंड लेवल से 32,000 फुट तक का एरिया जो है वो जो है नहीं यूज़ करना है। इसीलिए ये जहाज़ जो है 33,000 फीट से भी ऊपर उड़ रहा था। तो इसमें और ये जो है इनका सब जो है आजकल तो जीपीएस के एड से इनका सब ट्रैकिंग होता है और मिनट टू मिनट जहाज़ की पोजीशन बताई जा सकती है कि कहाँ पर जहाज़ है। तो उस जो ट्रैकिंग सिस्टम के जो कंपनी उन्होंने भी बताया है कि जहाज़ जो है बिल्कुल अपने ट्रैक पर था और कोई इसका उल्लंघन नहीं किया था। तो ये जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी है। लेकिन ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि वार जोन होते हुए और पिछले हफ्ते में एक AN-26 जो है यूक्रेनियन एयरफोर्स का जो है डाउन किया गया है रिबेल द्वारा, और दूसरा एक और जहाज़ भी उन्होंने डाउन किया है। तो इसके होते हुए ICAO और बाकी जो एजेंसीज़ हैं, जो सेफ्टी रिलेटेड एजेंसीज़ हैं, उनको इस बारे में जो है एयर स्पेस अवॉइड करने के लिए ज़रूर कहना चाहिए था। तो ये मे भी ओवरसाइट है, गलती है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मे भी उन्होंने उनके परसेप्शन में इतना थ्रेट उन्होंने नहीं सोचा कि इतना थ्रेट हो सकता है और जहाज़ ऊँचे उड़ रहे हैं। अब इसके अंदर तो जो है जो यहाँ का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यूक्रेन के पास भी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि काफ़ी 40-50 हज़ार फुट तक की मार कर सकता है, काफ़ी सोफिस्टिकेट सिस्टम है। और सुना गया है कि रिबेल के पास भी जो है ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि काफ़ी ऊंचाई 40-50 हज़ार फुट तक मार कर सकता है। दोनों ही ग्रुप ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास नहीं बल्कि विरोधियों के पास सिस्टम है। हाँ, नो यूक्रेनियन के पास है, लेकिन विरोधियों के पास जो रशियन बैक्ड हैं वो कहा जाता है कि या तो उन्होंने जो है एक एयरफील्ड उन्होंने कब्जे में किया था तो वहाँ से इन्होंने इसको अपने साथ लेकर आ गए हैं वो, और दूसरा ये भी हो सकता है कि उनको कहीं और से बाहर से मदद मिली है जो कि उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। आप कहते दोनों ही पक्ष इस साजिश से बाहर नहीं है, भले सफाई कुछ भी दे रहे हो। हाँ, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ भी नहीं कह सकता, अभी तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी जो हुई है उसका कारण तो ये हो सकता है अगर रिबेल के पास है तो रिबेल जो है उनमें एक्सपर्ट्स जो थे, रेगुलर जो ऑपरेटर थे इसके, ये काफ़ी सोफिस्टिकेट सिस्टम है। एक जो है गाड़ी होती है उसके अंदर ट्रैकिंग सिस्टम होता है, एक लॉन्चर होता है, एक कंट्रोल रूम होता है, तो 3 गाड़ियाँ होती हैं, उनमें जो है ऑफकोर्स मोबाइल रेंज होती हैं। तो ये जो है काफ़ी सोफिस्टिकेट सिस्टम है, इसको ऑपरेट करना ये नहीं कि आपने चुरा लिया या कहीं से उठा लिया और उसको एकदम से जो है आप उसको चला दो, ऐसा नहीं। आप कहेंगे ऑपरेटिंग बेहतर तरीके से नहीं आती, उसका भी हाँ, ये हो सकता है। लेकिन इस पर भी आऊँगा क्योंकि इसी फ्लाइट के टाइमिंग से थोड़ा सा अलग
पुतिन साहब की फ्लाइट भी वहीं से गुजरी या गुजरने की जो बात हुई है, तो क्या अगर मिस्टेकन का मामला था तो क्या टारगेट कुछ और भी हो सकता था? लेकिन उससे पहले सिकरी साहब, क्योंकि पहला हादसा नहीं, इससे पहले इस तरह के कई मामले सामने आए, मैं आपसे समझना ये चाहूंगा कि ऐसे हादसों से सबक लेते हुए राजनयिक स्तर पर पहले किस तरह के प्रयास दिखे हैं, या फिर जब ऐसे हादसे हुए अब इसके बाद अगर देशों के बीच में, क्योंकि अशांत क्षेत्र है और जिस कंट्री के जहाज पर हमला हुआ है उसका उस लड़ाई से कोई वास्ता नहीं है, किस तरह के प्रयास और किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स हैं जहां पर वो दाखिल कर सकता है, याचिका कर सकता है या फिर कार्रवाई की बात कर सकता है? देखिए, मैं उस राय से सहमत हूं कि ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला है, क्योंकि कोई भी मुल्क ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं अगर जानबूझकर ऐसे किया जाए। कुछ लोग खासकर पश्चिम में ये उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि रूस का हाथ है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये यूक्रेन के टेरिटरी में हुआ है और रूस जो कि अभी सैंक्शंस उनके खिलाफ हो रहे हैं, ऐसी कार्रवाई कोई करके वो ऐसे कभी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि और मामला बिगड़ जाएगा, उन्होंने कहा भी है कि जो ब्लैक बॉक्स है हमें नहीं चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई न्यूट्रल ऑब्जर्वर कर दे। अभी उनके जौन से विदेश मंत्री का कोई एक इंटरव्यू आया था 2-3 घंटे पहले। पहले जौन से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, एक हुआ लिबिया के खिलाफ, एक वो सोवियत यूनियन और कोरियन एयरलाइन का हुआ, एक इजराइल ने ईरानियन जेट को मारा, तो वो भी मिस्टेकन आइडेंटिटी थी। मतलब जानबूझ के कोई सिविलियन प्लेन को ऐसे नहीं मारता है, तो कोई प्रेसिडेंट कम ही हैं। मैं समझता हूँ कि या तो कौन से रेबल्स हैं उन्होंने कोई गलती कर ली, या फिर यूक्रेन के जौन से एंटी एयर डिफेंस के जौन से सिस्टम है उधर गलती हुई है। गलती तो हुई है, गलती ही है पूरा। पर जानबूझकर मैं नहीं समझता कि या तो यूक्रेन ने किया हो या जौन से रेबल्स हैं उन्होंने किया हो। ये साजिश की आशंका सिर्फ इसलिए दिखती है क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में इस वक्त एक तरीके से साजिश इसलिए बना रहे हैं कि क्योंकि अब जैसे अतुल जी ने कहा कि एक नई शीत युद्ध शुरू हो रही है, तो कोई भी मुद्दा लेके फिर रूस को पीटना कि आपने ये किया वो किया। जैसे कई जौन से वक्तव्य आ रहे हैं पश्चिम से, कह रहे हैं कि नहीं पर वो चूंकि ये रूस ने दिया है या रूस का मैन्युफैक्चर है, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी है। अब अगर ये लिया जाए तो जौन से अमेरिका सारे जौन से वेपनरी पाकिस्तान को दे दे, तो अमेरिका को हम कंडेम करें और कहें कि उनकी जिम्मेदारी है, ये तो गलत बात है। कानू साहब, आप जो कह रहे थे कि असल में जो सिस्टम है कि अगर कोई भी प्लेन है वो किसी सीमा में उड़ रहा है और वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और जिसके लिए उसके पास बाकायदा परमिशन है, और अगर वो उल्लंघन भी करता है, जिसकी बात हो रही बार बार कि कहीं ये गलती से हो सकता है हादसा हुआ हो, जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कुछ ऐसे लोगों के पास रहा हो या उनकी गलती हुई हो, मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला हो सकता है, कितना आपको इस तर्क में दम नजर आता है, और अगर आता है तो क्यों? देखिए, इन्वेस्टिगेशन एक एलिमिनेशन प्रोसेस होती है। या तो मौसम के लिए क्या डेविएट हुआ है, एक दूसरी ये तो जो इस एयरक्राफ्ट में जो हमारी फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भरने में कुछ गलती हुई है क्या, ये सब जांच में ही पता लग सकता है कि गलती कहाँ हुई है। अगर गलती नहीं है उसको अलग कर दिया जाता है। सो इस तरफ से हम नजदीक पहुंचते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में कि वो मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या हो सकता है। लेकिन जो कुछ अभी प्रिलिमिनरी एविडेंसेस है, जैसे कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं है, ये अच्छी बात आई है कि फ्लाइट रिकॉर्डर्स को मिल गया है, क्योंकि मलायशिया का दूसरा जहाज की इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाया बिकॉज फ्लाइट रिकॉर्डर्स को मिला ही नहीं। इसमें तो मिल गया है, तो जरूर उसका रिकॉर्डिंग में जरूर कुछ एविडेंस निकलेगा। इवन हम लोगों का एक्सपीरियंस में जब हम लोग कनिष्का की
एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में वो साउंड आई है थर्ड की, जो मिली सेकेंड्स में हम लोगों ने नापा कि ये कॉकपिट का माइक में जाता है। उसी तरह से हमने लोकलाइज करा था कि कौन सा जगह में जहाज को हिट हुआ है। इसी तरह से इधर भी हो सकता है कि मिसाइल अगर हुआ है तो कहाँ हिट हुआ है। दूसरी चीज है, जो मिसाइल की जो फ्यूल होती है ये एविएशन फ्यूल जैसा नहीं है। जहाज 500-600 मील घंटा उड़ता है, मिसाइल तो इससे 4 गुना जोर से उड़ता है। इसमें फ्यूल में जो है, जब इम्पैक्ट मिसाइल जहाज का साथ हुआ है, जिस जगह में जिस रेकेज अभी रिट्रीव करके जाए, अगर उसका केमिकल एनालिसिस किया जाए तो ये पता लगेगा कि हकीकत में ये मिसाइल ने हिट किया है। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन चलता है। ओके, श्रीवास्तव साहब जो बात कह रहे हैं कानून साहब की, इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग फैक्टर ये हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर जिस तरह के अशांत इलाके में की बात हो रही है, क्या सीधे किसी भी सिविलियन प्लेन पर कोई एक आर्मी, वहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम सीधे यूं ही अटैक कर सकता है या करता है? और अगर करता है तो फिर किस तरह के प्रावधान हैं उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर? क्योंकि अब मांग यही हो रही है कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात हो रही है, फिर इंटरनेशनल मानक की बात हो रही है। जैसा कि पहले ही बताया गया था कि जानबूझकर आज तक कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट को हिट नहीं किया, किसी जगह पर हिट नहीं किया गया, अटैक नहीं किया गया है। और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन के मुताबिक आपको जो है सिविलियन एयरक्राफ्ट को पूरा जो है उनको फ्रीडम देना होगा टू फ्लाई ओवर योर एयर स्पेस, आपके एयर स्पेस से ऊपर उड़ने के लिए, और उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये है कि गलती हो सकती है, पर स्पेशली ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट, जब कन्फ्लिक्ट टाइम होता है, वॉर टाइम, जब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और यहाँ पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये सबको मालूम है। काफ़ी एरिया जो है, कुछ एरिया जो रशियन बैक्ड विद्रोही हैं यूक्रेन वाले, उनके कंट्रोल में है। तो उस एरिया में जो है वो बेसिकली उन्होंने ये वार्निंग भी दिया गया था कि हमारे एरिया में कोई यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट कोई और फ्लाई ना करे। ये वार्निंग हमें जो है कुछ सूत्रों से पता लगा है कि ऐसी वार्निंग दी गई थी। तो ये वार्निंग थी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि ताकि उनको कोई वो जो है नुकसान ना पहुंचा सके, अटैक ना कर सकें। तो इसका मतलब ये तैयार थे कि अगर कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट आएगा रशिया यूक्रेन से तो उसको हिट किया जाएगा और मारा जाएगा। तो उनकी कुछ तैयारी ज़रूर थी। और ये जो है इस टाइम भी किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ही का इंतज़ार कर रहे थे, और वो ट्रैकिंग कर रहे थे रडार के ऊपर। उन्होंने देखा है गलती के, जैसे मैंने कहा कि ये जो है रेगुलर जो है ऑपरेटर नहीं होंगे उनके पास, जो कि एक्सपीरियंस, हाईली एक्सपीरियंस थे और अपडेटेड नॉलेज थी उनको। इसी कारण से जो है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी होगी, उन्होंने देखा। और समटाइम वॉर जोन में ऐसा होता है कि जो नए नए जो विद्रोही होते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते, वो एक्साइट हो जाते हैं और एकदम से जो है वो लॉन्च कर देते हैं ना। वैसे जहाज़ों के अंदर जो है आपको हर सिविल एयरक्राफ्ट के अंदर भी एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो IFF इक्विपमेंट होता है, और उससे आप इंटेरोगेट कर सकते हैं जहाज़ को। और जब इंटेरोगेशन हो जाता है तो उसे पता चल जाएगा भाई ये जहाज़ जो है मिलिट्री का है या उसका है। जैसे आपको याद होगा ये जो अमेरिका ने अपने ईरानियन एयरक्राफ्ट को मार गिराया था, उन्होंने इस एयरक्राफ्ट से इंटेरोगेट किया था लगातार 3-4 बार इंटेरोगेशन के बावजूद। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं मिला, उनको नहीं कर पाते, तब जाके हिट करेंगे। तब उन्होंने और उसकी तरफ जो है वो जहाज़ तेज़ी से उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसकी तरफ बढ़ रहा था। इसलिए उन्होंने जो जल्दी में जो है फिर वो चांस नहीं लेना चाहते थे और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से उसको अटैक कर दिया। तो इसमें जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी डेफिनेटली लग रही है, और इसमें कोई मेरे ख्याल में ये प्रूव ही हो जाएगा। पूरा आप करें साजिश उस तरह की नज़र नहीं आ रही। लेकिन अतुल जी, दिन भर जो तमाम खबरें आती रही हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की बात करें या फिर देश में, 2 और थ्योरी सामने आई हैं। उसमें यह कहा जा रहा है कि पुतिन साहब की फ्लाइट भी वहाँ से गुजरी, उसको भी हिट करने की योजना हो सकती थी। क्या कुछ इससे जोड़कर देखा जाए? लेकिन जैसा कि कहा शिवा साहब ने कि लगता नहीं, जो शुरुआती चीज़ें उससे लगता नहीं इस तरह की किसी तरह की कोई हिट करने की योजना रही हो। ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का ही मामला है। लेकिन
इस सब के बावजूद भी अगर मिस्टेकन आइडेंटिटी भी है और जहां पर एक आम इंसान, जहां पर 300 के करीब लोगों की मौत हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे पहले जो तमाम घटनाएं हुई उसके बाद भी क्या कोई सबक नहीं लिया गया कि अगर इस तरह की गलती होती तो उसके लिए फिर जिम्मेदारी तय हो और कोई ऐसी कार्रवाई या फिर सजा? देखिए, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, हालांकि मुझे अनलाइकली लगता है, लेकिन ये गलती हुई है ये ज़रूरी नहीं है। मेरी अपनी राय थोड़ी अलग है आपके दो गेस्ट से, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है फॉल्स फ्लैग अटैक्स के, आप खुद अटैक करते हैं लेकिन नाम दूसरे का आता है। अब जैसे सीरिया के केस में हमने देखा था, वो थोड़ा एविएशन से हट के एग्जाम्पल है, लेकिन आप देखेंगे कि ये आई थी बात कि केमिकल वेपन्स यूज़ किए हैं सीरियन आर्मी ने अपने लोगों के खिलाफ, लेकिन उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई है उस पर लगा कि ये जो बशार अल असद की उसकी फोर्सेस वहाँ थी नहीं जहाँ से रॉकेट फायर हुए, लेकिन नाम लगा है और उसके ऊपर एक तरह से उस टाइमिंग उसका ये था कि इंस्पेक्शंस होने वाली थी और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला जाने वाला था। तो एक तरह से वो एक साजिश थी, एक फॉल्स फ्लैग अटैक था जो जिसका नाम पड़ा इसके बशार अल असद की फोर्सेस पे। तो क्योंकि आप देखें कि इस विमान में, आपने खुद ही अपनी खबरों में कहा कि जो लोग थे उसके अंदर ट्रैवल कर रहे, डच नेशनल्स बहुत थे, ऑस्ट्रेलियंस बहुत थे, तो इसका जो असर पड़ा है एक पॉपुलर लेवल पे एंटी रशियन सेंटिमेंट्स पैदा हुआ है। अभी तक एक पॉलिटिकल लेवल पे लग रहा था जो पहले की घटनाएं हुई थी, जैसे मैंने लीबिया का एग्जांपल दिया या यूक्रेन थोड़ा अलग है, लेकिन इस पे पीपल टू पीपल लेवल पे और जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया ने बिना इन्वेस्टिगेट किए उसको जिस तरह से प्रोजेक्ट करना शुरू किया कि ये रशिया की ही गलती है, तो मुझे इन सब कॉन्टेक्स्ट को लेके इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसमें भी एक पैटर्न नज़र आ रहा है। तो इस वक्त आई थिंक ज्यूरी इज़ आउट कि ये एक साजिश थी या ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला था। राजीव जी, वाकई जो अतुल जी कह रहे हैं कि जो तमाम मैं कहूँ कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देख रहे हैं, वो अतुल जी की बात काफ़ी तर्कपूर्ण लग रही है। देखिए, अगर ये साजिश थी तो बहुत ही ख़तरनाक कदम उठाया है और आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि साजिश थी या नहीं, क्योंकि जब पूरी छानबीन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, ब्लैक बॉक्स होगा, क्योंकि अब देखिए रूस कह रहा है कि उनके मुताबिक कोई एक्टिविटी थी उनके यूक्रेनियन एंटी डिफेंस सिस्टम की। तो और मैं उनसे सहमत हूँ कि बहुत जल्दबाजी के साथ सारे पश्चिम ने यही कहा है कि रूस का हाथ है। अब ये कैसे आप कह सकते हैं, ये रूस की टेरिटरी के ऊपर थोड़ी हुआ है, ये तो यूक्रेन की टेरिटरी पर हुआ है। तो आप बस मानो ना मानो, बस आप जिम्मेदार बन गए इसके। ये गलत है और ये जौन से तनाव बढ़ा रहा है, जौन से आपसी शक है उसको बढ़ा रहा है, और ये यूक्रेन का जौन सा मामला है इसको सुलझाने में और बाधाएं पैदा हो गई। आप कहें कि मामला पहले से पेचीदा था और इस घटना और ज़्यादा ने उलझा दिया, ज़्यादा उलझ गया है मामला, क्योंकि ठीक है कि ये वहाँ यूक्रेन के जौन से शासन है वहाँ अपने लोगों के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहे हैं एयरक्राफ्ट, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर यूक्रेन के पूर्वी यूक्रेन के लोग नाखुश हैं तो इसका एक पॉलिटिकल समाधान होना चाहिए और रूस का दृष्टिकोण भी ध्यान में रखना चाहिए। तो एक तरफी बात नहीं है, जैसे कि हम पश्चिम मीडिया में आ रहा है कि वो सब एंजल्स हैं और बाकी सारे डेवल्स हैं, वो इस तरह मामला नहीं है। बिल्कुल, वक्त की कमी सर, लेकिन माफ़ी चाहूँगा, इस चर्चा को कहीं पर ख़त्म करना होगा और जो तमाम हमारे मेहमानों की राय है कि जांच ज़रूर हो रही है, लेकिन साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके के हालात वहाँ पर थे, इस घटना ने उस पूरे के पूरे उस इलाके को और वहाँ के हालात को और ज़्यादा तनावपूर्ण और उलझा दिया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यह थी हमारी आज की पहली खबर।